फ्रेंड, आज हम बचपन चैप्टर का नया भाग पढ़ेंगे जिसमें लेखिका आगे अपने बचपन की यादों को फिर आगे हमें बताती हुई। ठीक है। छुट्टियों में हमें शिमला रिज पर बहुत मजे किए हैं। हाँ, घोड़ों की सवारी की है। शिमला के हर बच्चे को कभी ना कभी यह मौका मिल ही जाता था। ये कह रही कि छुट्टियों में मतलब बचपन में मैंने क्या करे हैं, घोड़े पे सवारी की है। शिमला का हर एक बच्चा कभी ना कभी उसे घोड़े पर सवारी करने का मौका उसे मिल ही जाता था। जो कि जहाँ होती है उसके बारे में हमें पता करते हैं। जैसे हम यहाँ क्या है, आजकल हमारे यहाँ को क्या है, साइकिल है, बाइक है, स्कूटी है, उन चीजों की सवारी करते ही हैं और साथ में साथ उन्हें चलाना भी सीख जाते हैं। ठीक है। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते, उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब हष्ट पुष्ट और खूबसूरत, उनकी बात फिर कभी। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। लगता है इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। लेखिका बताती है कि जो शिमला के घोड़े थे मुझे वो कुछ कम लगते थे। क्यों, कहाँ से कम लगते थे? जो उनके ननिहाल के घोड़े थे उनकी अपेक्षा वो क्या थे, कमजोर हुआ करते थे। जो उनके ननिहाल के घोड़े थे वो क्या थे, बहुत हष्ट पुष्ट और दिखने में बहुत खूबसूरत थे। साथ ही साथ बोल रही कि उनकी बात मैं अगले चैप्टर में या अगले अध्याय में कभी आपको बताऊंगी। अब दो आगे देखिए, वो कह रही कि शाम को जिसमें हम जाते घूमने के लिए तो क्या था, शिमला के उस मैदान से रंग बिरंगे गुब्बारे वाला आया करता था। उन गुब्बारों को देखते और शिमला के सामने किसका पहाड़ था, जाखू का पहाड़। जैसे पहाड़ों के नाम होते तो उस पहाड़ का नाम क्या था, जाखू। और वहीं एक ऊंचा चर्च था। जब शाम को चर्च में भगवान यीशु की जो वंदना होती थी या प्रे करते थे, उसमें उनकी घंटियां ऐसी फैलती थी पूरे पहाड़ में जैसे कि क्या है, भगवान यीशु स्वयं आकर उस संगीत को सुनना चाह रहे हैं या कुछ कहना चाह रहे हैं अपने भक्तों से। आगे देखते हैं। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है। गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही हैं। दूर दूर फैली पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी। रिच पर की रौनक और मॉल की दुकानें की चमक के भी क्या कहने। स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से भरता कोलाहल। ये बता रही हैं कि उस समय जो वहां पर दर्शनीय स्थल था, मतलब देखने के योग्य स्थल था, वो क्या था, सूर्यास्त। वहां से जब सूर्यास्त होता तो बहुत ही सुंदर नजर आता था। आपने कभी आप हिल साइड को जाओ तो वहां पर देखना, जब सूर्यास्त होता है, सूर्यास्त का मतलब होता है सूरज का डूबना, वो बहुत ज्यादा खूबसूरत दिखाई देता है। ठीक है। और कह रहे हैं कि पूरे आसमान में जो सूरज की सिमटी हुई डूबती हुई किरणें हैं, सिमटी हुई किरणें हैं, वो बहुत ही खूबसूरत दिखाई देती। और साथ ही साथ शाम होते होते वहां क्या है, सब घरों की लाइटें जलने लगती। रिच की रौनक और दुकानों की चमक से वहां वो स्थल देखने योग्य होता। अगर आप ज्यादा दूर भी ना जा सको तो कभी शाम के समय नैनीताल की ओर को जाइएगा। नैनीताल पे आप एक नाइट स्टे कीजिएगा, फिर वहां की खूबसूरती को देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि शिमला के बारे में लेखिका ऐसा क्यों कह रही है। क्योंकि हिल साइड की रौनक जो शाम की होती है वो देखने लायक होती है। सरोवर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी जिनके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। इसकी पैटरियां पर उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बे वाली ट्रेन, एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। ये कह रही कि बचपन में हमें अपने खिलौनों के बारे में याद रहता है ना, ठीक उसी प्रकार से क्या है, लेखिका को अपने खिलौनों के बारे में याद है। वो बोल रही है कि सामने जो दुकान था वहां पर क्या थी, किसका मॉडल था, ट्रेन का मॉडल था। एक छोटा सा ट्रेन का मॉडल था, उस पे बैटरियां लगी हुई थी और उस पे छोटे छोटे डब्बे थे, साथ में सिग्नल देने वाले खंबे 2-4 उसमें बने हुए थे। ठीक है। और वो ट्रेन कहाँ का मॉडल था, कालका, शिमला से कालका ट्रेन का, शिमला से जो कालका जाती है उस ट्रेन का वो मॉडल बना हुआ था। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज आती बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर, ये देखो, और वह गायब।
उसकी स्पीड इतनी तेज लगती। हाँ, गाड़ी की मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। वह दुकान थी मेरा पहला चश्मा, जहां मेरा पहला चश्मा बना था। वह आंखों के डॉक्टर वहां आंखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। देखिए, रेखिका यहाँ पर बताती है कि उसमें क्या था, कब सबसे स्पीड में चलने वाली गाड़ी एक ही थी, वो थी ट्रेन। और कभी कभार दिल्ली से जाने वक्त उन्हें आसमान में नजर आते थे क्या, हवाई जहाज। और उन्हें देखने के लिए सभी बच्चे बूढ़े कहें या सभी लोग बाहर आ जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता था उसे देखकर कि हवाई जहाज को देखकर कि एक बहुत भारी पक्षी क्या है, हवाई जहाज आसमान में उड़ रहा है, और उसे देखते ही वो गायब, क्योंकि क्या है, हवाई जहाज की स्पीड इतनी ज्यादा रहती थी। लेखिका कह रही है साथ ही उन खिलौनों की दुकान के साथ ही क्या थी, एक किसकी दुकान थी, चश्मे की दुकान थी। वो मुझे आज भी याद है, मैं उसे कभी नहीं भूल सकती। क्यों? क्योंकि वहां उनका पहला चश्मा बना हुआ था। और उस दुकान में जो डॉक्टर थे वो कौन थे, अंग्रेज थे। देखिए आगे पढ़ते हैं। शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते, आंखों में कुछ तकलीफ है, इस उम्र में ऐनक, दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहिब का कहा दोहरा देती हूँ, कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगा। कह रही कि शुरू में मुझे चश्मा पहनना बड़ा अटपटा सा लगता था। सभी लोग मेरी ओर को बड़े गौर से देखते कि इतनी छोटी उम्र में चश्मा लग गया। अरे बेटा दूध पिया करो। हम भी कहते हैं, अरे किसी को चश्मा लगता है तो हम बोलते हैं कि देखा आपने टीवी ज्यादा पास से देखी होगी, आपने हरी सब्जियां नहीं खाई होंगी, आपने अंडा नहीं खाया होगा, आप दूध पिया करो, अंडा खाया करो, टीवी को जरा दूर से देखा करो, मोबाइल कम देखा करो। सभी लोग अपने अपने सजेशन देते हैं। ठीक उसी प्रकार से लेखिका को भी सब सजेशन दिया करते थे, सुझाव दिया करते थे। और साथ ही साथ बोली कि डॉक्टर साहब जो कहते हैं वो मैं आप लोग को दोहरा देती हूँ। डॉक्टर ने बोला कि बेटा कुछ समय लगेगा, उसके बाद क्या है, तुम्हारा ये चश्मा निकल जाएगा। ऐनक मीन्स चश्मा। आपको पता है कि ये सब डॉक्टर हमसे भी बोलते हैं, जब हमारे आंखों में भी चश्मा लगा हुआ है ना, जिसके आंखों में चश्मा लगा है सबको यही बोला जाता है। ठीक है, वैसे डॉक्टर साहिब ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा। नंबर बस कम ही होता रहा। मैं अपने आप को इसकी जिम्मेवार हूँ। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करोगी तो इसके अलावा और क्या होगा। हाँ, जब पहली बार मैं चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा और देखो देखो कैसी लग रही है। इसमें लेखिका कह रही कि ये ऐनक पहनने का जिम्मेवार मैं खुद को समझती हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने क्या है, डॉक्टर का कहा वो कही भी बातें नहीं मानी। मैंने दिन की रोशनी में कभी काम नहीं किया करती थी। स्कूल का हो या स्कूल का कोई भी कार्य मैं उसमें नहीं किया करती थी, या कोई अन्य कार्य भी मैं दिन की रोशनी में नहीं करती थी। रात के समय टेबल लैंप के आगे मैं उस कार्य को करती थी। उस समय बेटा हमारे समय में तो आज क्या है, रोशनी है, ट्यूबलाइट है, बल्ब है, एलईडी बल्ब है, जिसमें खूब सारी रोशनी आती जो हमारे आंखों को परेशान नहीं करती हैं, आंखों में चुभती नहीं है, और आसानी से हम पढ़ाई लिखाई अन्य कोई भी कार्य कर सकते हैं। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। उस समय क्या था, घासलेट के तेल से जलने वाले लैंप हुआ करते थे, और उसमें वो टेबल लैंप की रोशनी में वो अपने अन्य कार्य किया करती थी। और साथ ही साथ कह रही है कि जब मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे चश्मा लगाते हुए देखा तो उसने मुझे छेड़ा, मतलब चिढ़ाया। शायद सभी लोग को चिढ़ाया जाता है। आंख पर चश्मा लगाए ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। मैं घीजी मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा, और शेर बुरा न लगाई। कह रही कि मेरे भाई ने मुझे छेड़ते हुए बहुत चिढ़ाया कि ऐसा लग रहा है कि क्या है, ये लेखिका को ऐसा लग रहा होगा, यानी कि अपनी बहन को कहा कि तुझे ऐसा लग रहा होगा कि तू चश्मा लगा के क्या लग रही है, बहुत होशियार समझ रही होगी अपने आप को तुझे, कि चश्मा लगाने वाले को पहले से कहा जाता है कि बड़ा बुद्धिमान होगा, तभी इसके आंखों में क्या लग गया है, चश्मा लग गया है, पढ़ाकू किस्म का होगा। और उसके कहने कि तू पढ़ाकू कुछ नहीं लग रही है, समझदार कुछ नहीं लग रही है, तू कैसी लग रही है कि जैसे लंगूर है, तेरी सूरत किसके जैसी लग रही है, लंगूर की तरह। एक लेखिका करके मुझे बहुत चिढ़ मची, मुझे बहुत गुस्सा आया, और कि इन्होंने मुझे ऐसा क्यों कहा। लेकिन जब मैंने गौर से देखा तो क्या था, वो शेर बड़ा बुरा नहीं था, मतलब जो उन्होंने कहा था। ठीक है,
जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार मैं अपने को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही। अक्सर वो कह रही जब भैया चले गए तो उसके बाद मैं दौड़ के अपने कमरे में गई और शीशे के सामने, आईने के सामने जाकर खड़ी हो गई। मैंने कभी चश्मा उतारती पहनती, उसे देखकर ऐसा लगता। कई बार मैंने ऐसा करा। जब हमारा नया नया चश्मा बनता है ना तो हम लोग वही करते हैं कि पहले उतारते हैं, पहनते हैं, क्योंकि हमें पहनने में भी बड़ा अटपटा सा लगता है, अपना चेहरा बदला सा लगता है। तो क्या है, यही कार्य लेखिका ने भी दोहराया। सूरत बनी लंगूर की, नहीं, हाँ, कह रही कि मैं जब चश्मा पहनती तो मुझे ऐसा लगता है कि क्या वाकई में मैं लंगूर लग रही हूँ। जब उतारती तो नहीं लग रही, पहन कर भी नहीं, हाँ, नहीं, मैं उनका वो समय बीत गया। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा, कुछ अजीब सा लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। कह रही कि मैंने उस समय क्या है, अपने छोटे भाई का टोपा, मतलब टोपी वहां पर थी, उसे पहना, देखने में शीशे में देखा, कुछ अच्छा भी लग रहा था और कुछ अजीब सा भी, मजाकिया टाइप में, क्योंकि उस समय लड़कियां कैप नहीं पहना करती थी। आजकल तो लड़कियां सारे काले कपड़े पहन लेती है, क्या है, टोपी, जीन्स, लोअर, पैंट सब पहनती, लेकिन उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। जो पोशाक जिसके लिए बनाई जाती थी, जो ड्रेस जिसकी होती थी, वो उसी ड्रेस को पहना करता था। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। जब कभी उतारा हुआ हो तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है। चलिए वो उस समय की बात थी, लेकिन अब क्या है, मेरा चेहरा चश्मे के बिना बड़ा अटपटा सा लगता है। अब ये चश्मा ही मेरे चेहरे का एक क्या बन गया है, घुल मिल सा गया है। इसके बिना मेरा चेहरा बिल्कुल खाली खाली सा लगता है। याद आ गया वो टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। देखो तुमसे बातें करते करते मुझे अपने वो दिन याद आ गए हैं कि वो क्या था, वो टोपा भी याद आ गया और चश्मे का फ्रेम कैसा था, काले रंग का, और लंगूर की सी सूरत भी याद आ गई है। हाँ, इन दिनों शिमला में सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों के जमा कर लिए। हाँ, कभी दुपट्टा ओढ़ना, कहाँ सहज सहल सुभाते वाली हिमाचली टोपी। कह रही कि अब मैं क्या है, मैं सर पे टोपी पहनना स्टार्ट कर लिया है। अब मुझे वो पसंद है टोपी पहनना। कई रंगों की टोपियां मैंने क्या है रख भी ली है, और अब मैंने क्या है बहुत सारी टोपियों को कलेक्शन तैयार कर लिया है। साथ ही क्या है, कहाँ दुपट्टे को ओढ़ना और कहाँ सहज टोपी। कह रही कि दुपट्टा संभालना पड़ता है, सर पे फंसाना पड़ता है, उसे अच्छे से तमीज से रखना पड़ता है, और कहाँ चुपचाप से आराम दे टोपी को रख लो तो उसमें आराम मिलता है। ये सारी बातें कृष्णा सोबती ने हमारे जमाने और अपने जमाने के डिफरेंस को बताते हुए आपको अपने संस्मरण से क्या है, कितना परिवर्तन आया है, ये सब आपको इस चैप्टर में बताया है कृष्णा सोबती और आपके बचपन में। तो हम इससे के आगे के शब्दार्थ प्रश्नोत्तर अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।